परिवार बनने ही होगा। हाँ, आज ना ऐसा डेली नहीं हो रहा ना, 20 दिन ही बचा हुआ है बस। अब 20 दिन में कैसे हाँ, कैसे सब करे कुछ 2 समझ में को ही नहीं आ तो रहा। है शादी। 2 को ही है ना, और स्टार्ट तो तुम्हारा 30 से ही हो जाएगा, 30 को ही ये तुम्हारा। हाँ, हल्दी वगैरह। हाँ, हल्दी वगैरह, और कपड़ा-वपड़ा लेके सिलने भी देना पड़ेगा। आज मेरे इतने इतने जब से जिस दिन से मेरा दिन तारीख रखाया था, तो उसी पहले से मैं कपड़ा नहीं धोई थी। इतना सारा कपड़ा था और मैं आज धोई, बहुत सारा कपड़ा धोई। तुम लोग क्लास कराने के बाद में लग गई कपड़ा धोने में, थोड़ा-सा लेट कर। उसके बाद धोकर उठी हूँ और फिर गई हूँ मार्केट, तो अभी आई हूँ थोड़ा देर पहले मार्केट से कपड़ा लेकर। और सब सिलने देने पड़ेगा ना, तो इस वजह से। तुम लोग एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता ना, थोड़े दिन के लिए ठीक रहता। तो जैसे जनवरी में ले लेता तो थोड़ा ठीक रहता मुझे। ये हो जाता। चलो स्टार्ट कर। नहीं बाबा, जब दिया तभी बस प्रिपरेशन हो जाए तुम लोगों का अच्छे से। मैं हेगल का नोट दूंगी ना, तुम लोग हेगल वहीं से याद करना। ये वो हेगल वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसमें रखी थी, मुझे लग रहा है कि मैं डिलीट कर दी हूँ हेगल वाला। मैं फिर से बना के हेगल का नोट सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलो कार्ल मार्क्स याद करते हैं। बर्थ कार्ल मार्क्स। अच्छा मुझे ये बताओ लक्ष्मी, तुम इस बार फॉर्म भरी हो किसका? नेट का, किसका थे? यूजीसी का? नहीं, नेट का नहीं ठीक। भरे हैं। सेट का भरे हैं और झारखंड का। ओ सेट का भरी हो? सेट का एग्जाम कब है? और झारखंड जेट का। सेट का कब है? सेट का 14 दिसंबर। अरे 14 दिसंबर को ही है। हाँ। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गया। मैं सोची थी कि पेपर 1 स्टार्ट कर दी थी रिवीजन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे बाकी जैसे पहले वाला जितना था ना, जैसे एडोलॉजी वगैरह, तो वो पहले का पीडीएफ वीडियो है, तो तुम लोग वहां से रिवाइज कर लेती। तुम तो भरी नहीं थी, मुझे यही ध्यान में था कि तुम जो नेट का फॉर्म भरी नहीं हो, तो मुझे कराना ही पड़ेगा सब। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक होता है। कार्ल मार्क्स का जो बॉर्न है ये 5 मई 18 में ट्रायल रायलैंड में हुआ था। कुछ बोल रही क्या आरसी? हाँ, टीचर वाला रिजल्ट आया, कैसा हुआ? सुषमा लोग का तो अभी तक नहीं निकला, और ना ओह, आफरीन का नहीं निकला है, साइड ही बिजी बता रहा। रिजल्ट नहीं आया है तुम्हारा, सिर्फ स्कोर बता रहा है। ओह अच्छा। हाँ स्कोर बता रहा। तो ना सुषमा का भी तुम्हारा निकला है और ना ही आफरीन का निकला है, किसी का नहीं निकला। निकल तो गया बड़े में आया। कार्ल मार्क्स वाज बोर्न 5 मई 1888 में ट्रायर रायलैंड प्रशा में इनकी पैदाइश हुई थी। प्रशा कहाँ था? जर्मन में था। जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। स्टार्टिंग में 1842 में कार्ल मार्क्स जो है वो एडिटर थे न्यूज़पेपर का। इन्होंने पहला न्यूज़पेपर जो लिखा था उसका नाम था रेनेसेंस जेतंग। रेनेसेंस जेतंग पहला न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा था। जब रेनेसेंस जेतंग लिखा था ना, तो उस टाइम वहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम था, और इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने लिखा था, तो इसलिए इनका आके न्यूज़पेपर को बंद कर दिया था। उसके बाद ये 1843 में ये मूव कर जाते हैं पेरिस चले जाते हैं, ठीक है। जॉर्ज डब्ल्यू फ्रेडरिक हेगल। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल डायलेक्टिकल मेथड इन हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन। मैं तुम लोगों को बोली थी कि 3 टाइम क्लास कराऊंगी। मुझे मुझे तो जरा सा भी आइडिया नहीं था कि मुझे मार्केट वगैरह भी करना पड़ेगा। टाइम ही नहीं मिल पा रहा मुझे एक जरा भी। जॉर्ज जो हेगल थे, मार्क्स हेगल से स्टार्टिंग में हेगल का जो डायलेक्टिकल मेथड इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन जो था उससे बहुत ज़्यादा तुम्हारा हेगल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, खास करके उनका डायलेक्टिकल मेथड से। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, ये सब पॉलिटिकल इकोनॉमिक के साथ जुड़े हुए हैं, और कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक थ्योरी को एक तरीके से शेप किया था। तो ये तो हम लोग पढ़े हैं कॉम्पिटिटिव में। इनकी बुक है ऐसी बुक जो इनके ये और इनके दोस्त मिलकर लिखते हैं, ठीक है। रुक जाओ, ये पूरा बुक है। मार्क्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंगल, इन दोनों ने मिलकर कौन कौन सा बुक लिखा है? होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है।
और पहले याद करो कि एग्जाम में आता है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल की इनमें से कौन सी बुक है। होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, कॉमिक्स फैक्टर, दोनों ने मिलकर लिखा है। कौन सी ऐसी बुक है सिर्फ एंगल ने लिखा है? ऑन ऑथोरिटी, एंटी ट्यूरिंग, सोशलिज्म, यूटोपियन, साइंटिफिक, ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। बहुत बार आई, मतलब बहुत बार, 2-3 बार आई हुई क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेकिन आई हुई। द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये किसकी है? इंगेल की बुक है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सारा बुक कार्ल मार्क्स का पढ़ेंगे। हम लोग कार्ल मार्क्स, हेगेल का एक बुक पढ़े थे जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ राइट, याद है? जो कि 1821 की लिखी गई थी बुक। इसी बुक को, हेगेल की इसी बुक को कार्ल मार्क्स ऐसे लिखते हैं, क्रिटिक्स ऑफ हेगल फिलॉसफी ऑफ राइट। देख लो, क्रिटिक्स ऑफ हेगल फिलॉसफी ऑफ राइट। फिलॉसफी ऑफ राइट अगर पूछे तो हेगल हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर उससे पहले तुम्हारा क्रिटिक्स ऑफ हेगल फिलॉसफी लिख जाए तो ये कार्ल मार्क्स की बुक है, ठीक है। मार्क्स इस बुक में हेगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी या डायलेक्टिकल मेथड को फिर क्रिटिसाइज करते हैं। बाद में कार्ल मार्क्स क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अरे बाप रे, बहुत नहीं लग रहा। उसके बाद 1844 में इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ईपीएम जिसको बोलते हैं, ये लिखा गया था। और ये बुक जो है, इसमें लेबर के नेचर के बारे में, एलिनेशन के बारे में और कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया, ये सब लिखा गया। उसके बाद थेसिस ऑन फीबरबर्ग 1845 की बुक है। होली फैमिली तो तुम्हारा अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मारेगा तो उस हिसाब से देना, लेकिन होली फैमिली दोनों ने मिलकर लिखा था, फ्रेडरिक एंगल और कार्ल मार्क्स। होली फैमिली भी 1845 की है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, को ऑथर है लिखा हुआ है ना। जर्मन आइडियोलॉजी भी को ऑथर ये 1846 की है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछेगा तो ऐसे बनेगा आंसर। पॉपुलरिटी ऑफ फिलोसफी, ये फिलोसफी, पॉपुलरिटी ऑफ फिलोसफी किसके अगेंस्ट में लिखी गई थी? देख लो, ये फिलोसफी ऑफ पॉपुलरिटी जो है, ये प्रधान की बुक है। फिलोसफी ऑफ पॉपुलरिटी जो है, ये प्रधान की बुक है। इस बुक को ही क्रिटिसाइज करने के लिए कार्ल मार्क्स लिखते हैं पॉपुलरिटी ऑफ फिलोसफी, ठीक है। उसके बाद एक और बुक लिखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी को ऑथर है, इंगेल के साथ लिखा था। हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट्रोर एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। हिस्ट्री कुछ नहीं, हिस्ट्री चेंज है, हिस्ट्री चेंज क्लास स्ट्रगल के चेंजिंग से बना, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में, सारा ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। 18 ब्रूमेयर ऑफ द लुइस नेपोलियन, ये भी आया हुआ है, ठीक है। ग्रुंड्राइज भी आया हुआ है, 1857 की बुक है ग्रुंड्राइज। उसके बाद है तुम्हारा, देखो क्या, क्रिटिक्स ऑफ द, ये कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक्स ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक, 1859 की बुक है। दास कैपिटल, ठीक है। दास कैपिटल को 3 वॉल्यूम में लिखा गया है। 1867 में पहले लिखा गया था, तो उस वक्त कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स ने खुद से पब्लिश किया। उसके बाद 1885 में कार्ल मार्क्स की जो है ना, 1884 में डेट हो जाती है। जब डेट हो जाती है तो 1885, अरे एक वॉल्यूम, दूसरी वॉल्यूम आती है 1885 में, और तीसरी वॉल्यूम आती है 1894 में। यहाँ पर इसको कौन पब्लिश करता है? इस बुक को फ्रेडरिक एंगल करते हैं फिर, ठीक है। दास कैपिटल में सरप्लस वैल्यू के बारे में लिखा गया है, ठीक है, कि किस तरह से वर्कर की जो सरप्लस वैल्यू है, प्रॉफिट है, उसको किस तरह से बुर्जुआ क्लास जो है एक्सप्लॉइट कर रही है। उसके बाद सिविल वार इन फ्रांस 1871, और उसके बाद क्रिटिक्स ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875। मार्क्स हिमसेल्फ हैज रिटेन द फिलोसफर है। कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि फिलोसफर ने सिर्फ सिर्फ वर्ल्ड को इंटरप्रेट किया, मेन तो चेंज करना था, ये लिखते हैं। इनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ेंगे। ये बोलते हैं मेरा जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ना, उसको, वो हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन करता है लेकिन इकोनॉमिक के बेस पर, ठीक है ना।
हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है कार्ल मार्क्स का, जिसमें वो पोस्ट करते हैं कि मटेरियल कंडीशन एक सोसाइटी में मोड ऑफ प्रोडक्शन फंडामेंटली डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। मतलब ए एक सोसाइटी है, बी एक सोसाइटी, सी एंड डी। तो ए सोसाइटी अभी बैकवर्ड है, उसके बाद ये बहुत एडवांस है, तो जब ए बी के तरफ जाएगी, ये जब एडवांसमेंट होगी, तो ये तुम्हारा किसके बेस पे होगी, तुम्हारा मटेरियल के बेस पे होगी, मटेरियल कंडीशन। क्योंकि ए अब ए में गरीबी आ गई आ गई, तो लोग अब अपने मटेरियल पर्पस के लिए दूसरे स्टेज में जाएंगे। ठीक है, मटेरियल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज फ्रॉम द ओपन बेस्ड ओपन विच सुपर स्ट्रक्चर्स पॉलिटिक्स कल्चर एंड आइडियोलॉजी बिल्ड। बोल रहा है कि सुनो भाई, जो तो तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर है ना, उसी के अंदर तुम्हारा पॉलिटिक्स कल्चर ये सब बनी हुई है। अब ये बताऊंगी, मटेरियल कंडीशन जो है ना, यही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बनाती है। मटेरियल कंडीशन जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को बनाती है। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला क्लास स्ट्रगल होता है, हिस्ट्री का देखो, जैसे इन्होंने पहले क्या बोला, हिस्टोरिकल चेंज कैसे होगा मटेरियलिज्म के बेस पर, एक मटेरियल कंडीशन होगी और यहाँ पे क्लास स्ट्रगल होगा, हिस्ट्री प्रोग्रेस करेगा, आस्ते आस्ते करके रिवोल्यूशन होगा कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में। ठीक है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगी, फिर डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड आएगा, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज किया जाएगा, फिर बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर आएगा। तो इन्होंने बोला, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि बेस रेफर टू द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ ए सोसाइटी, जबकि सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूड द इंस्टीट्यूशन कल्चर एंड पॉलिटिक्स। द बेस इन्फ्लुएंस द सुपर, बेस जो है सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है, और जितना भी तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर है ना, वो बेस पे खड़ा है। ये कौन बोलता है, तुम्हारा कार्ल मार्क्स। इन्होंने डायनेटिकल मेथड चेंज दिया। डायनेटिकल का मतलब होता है चेंज, ये एक सोसाइटियल चेंज है, जो कब होता है, डायनेटिकल प्रोसेस के थ्रू चेंज होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन होती है करेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, यानी मैटर के साथ, और उसके बाद एक एक जो रिप्लेस होगा, क्लॉप्स होगा, तो एक नया आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, हिस्ट्री का जो हिस्ट्री सोशल डेवलपमेंट का जो सोसाइटी है, या हिस्ट्री का जो मोटा प्रोडक्शन है, वो 5 स्टेज से हुआ है। हिस्ट्री कैसे बना, इंसान कैसे बना, 5 स्टेज, 6 स्टेज से, सॉरी 6 स्टेज से उसको पहले क्रॉस करना पड़ा, तब इंसान जाके बनेगा। इन्होंने पहला जो स्टेज है वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहा गया। यहाँ पे अर्लियर ह्यूमन सोसाइटी हंटर गेदरिंग का जिंदगी गुजारते हैं। उसके बाद आता है स्लेवरी, क्योंकि प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या है, इंसान जंगली जानवर जैसा जिंदगी गुजार है। अब आएंगे स्लेवरी वाले सिस्टम है, यहाँ पे थोड़ा ठीक होगा, लेकिन डोमिनेशन किया जाएगा स्लेव ऑनर के जरिए। उसके बाद आएगा फ्यूडलिज्म वाला, जमींदार करेंगे डोमिनेशन। फिर आएगा कैपिटलिज्म, और फिर सब पीरियड चेंज हो रहा है, देखो, लेकिन पर्पस क्या है, मटेरियलिज्म, मैटर, कि हो सके अगर हम फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में आएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। उसके बाद सोशलिज्म, सोशलिज्म के बाद पहला हो गया, कार्ल मार्क्स क्या बोले कि हिस्ट्री का चेंज कैसे हुआ है, पहले आया है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, और लास्ट में आएगा कम्युनिज्म। इस तरह से हिस्ट्री का चेंज होगा। ठीक है ना, और ये देखो, एक एक हिस्ट्री क्या है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, तो ये जा रहा है स्लेवरी में, क्यों जा रहा है, इसका वजह क्या, मैटर, क्या मुझे थोड़ा पैसा कमाना है। स्लेवरी आएगा फ्यूडलिज्म में, तो उसका भी वही की पर्पज होगा, मैटर कमाना। कैपिटलिज्म आएगा सोशलिज्म में, तो उसका भी वही मकसद होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स देखो क्या बोले, कार्ल मार्क्स बोले कि सुपर स्ट्रक्चर जो बेस को रिफ्लेक्ट करती है, बेस का रिफ्लेक्शन है। जो बेस करेगा, बेस में कौन होगा, बड़ा बड़ा आदमी, अमीर आदमी बैठा हुआ है, अनिल अंबानी, टाटा, ये लोग चलाती है पूरे स्टेट को। कार्ल मार्क्स का जो बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो 1854 में लिखी गई, इसी बुक में वो एलिमिनेशन के बारे में मेंशन करते हैं। बोलते हैं एलिमिनेशन जो होता है वो 4 तरह का होता है। एलिमिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द लेबर, एलिमिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, प्रोसेस ऑफ द लेबर, सॉरी, प्रोसेस ऑफ द लेबर, एलिमिनेशन फ्रॉम द फेलो वर्कर्स एंड अदर, एलिमिनेशन फ्रॉम द वन सेल्फ एंड वन पोटेंशियल या हिज एंड हर स्पेसिफिक, एलिमिनेशन खुद से या अपने स्पेसिफिक से या अपने पोटेंशियल से। कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेथड है, ये हेगल से लिया गया था, और हेगल एक आइडियलिस्टिक थिंकर था। तो कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेथड है वो बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिकल है, मैटर है और कुछ नहीं है।
ये बाप रे। मार्क्स फॉल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉल्ट कॉन्शियसनेस के बारे में किसने दिया? कार्ल मार्क्स। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, आइडियोलॉजी जो होता है या लेटिज्माइज रूल होता है डोमिनेंट क्लास में, वो फॉल्स कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, फॉल्स कॉन्शियसनेस दो तरह का होता है। नेशन एंड नेशनलिज्म इज आइडियोलॉजी एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएटेड बाय द प्रोपेट क्लास टू ब्रेक द सॉलिडिटी ऑफ द वर्कर। वर्कर के दिमाग में जो प्रॉपर्टी वाली क्लास रहती है वो ये बात दिमाग में बैठाते हैं, तुम अपने नेशन के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए कुछ करो। ठीक है, जैसे तुम टेररिस्ट लोगों को देखी होगी कि टेररिस्ट लोग बोलता है कि हम लोगों को तो माइंड को ये कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। क्यों चेंज होता है? क्या कोई इंजेक्शन देता है? नहीं, रोज रोज बोलकर कि तुम्हें है ना इस्लाम हो, तुम ऐसे करो, 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 इस तरह से बोल बोल के चेंजिंग लाया जाता है और एक दिन वो बहुत खूंखार टेररिस्ट बन जाता है। तो बोले कि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है ना, फॉल्स कॉन्शियसनेस, रिलीजन इज ए फॉल्स कॉन्शियसनेस। कौन बोल रहा? कार्ल मार्क्स। रिलीजियस जो है वह फीमेल लोगों के लिए, रिलीजियस की वजह कर सोसाइटी में जो है ना डिस्क्रिमिनेशन आया है, इमर्ज आया है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस। द ट्रू कॉन्शियसनेस, फॉल्स कॉन्शियसनेस, ट्रू फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म और नेशंस का फीलिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन वाली फीलिंग होनी चाहिए? इंटेलेक्चुअल वाली फीलिंग होनी है। सुने वो समझे, है ना, इंटेलेक्चुअली यूज करे। रॉल्स जो है, नहीं सॉरी, ग्रामसी जो है दो तरह के क्लास के बारे में बोलते हैं, बोले क्लास इन इट सेल्फ, क्लास फॉर सेल्फ। ऑब्जेक्टिव्स एग्जिस्टेंस ऑफ क्लास बेस्ड ऑन द शेयर इकोनॉमिक पोजीशन एंड विदाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कॉन्सिस्टेंस। ये इसका जो, इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव्स है, द ऑब्जेक्टिव्स एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्लास बेस्ड ऑन शेयर इकोनॉमिक पोजीशन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ क्लास बेस्ड इकोनॉमिक। बोले कि यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक पोजीशन के बेस पर क्लास होगा, लेकिन विदाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस के बिना नहीं होगा। क्लास फॉर इटसेल्फ, याद करना है, क्लास इन इटसेल्फ किसने दिया? कार्ल मार्क्स। और क्लास फॉर इटसेल्फ किसने दिया? इस स्टेज में क्या होता है कि लोगों को अपने पता रहता है कि मुझे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, पॉलिटिकल करे या कोई ऐसा चार्ज लगाया जा रहा है या कोई सोशल ऑर्डर इस तरह का, ये क्लास फॉर इटसेल्फ है, ये क्लास इन इटसेल्फ है। मेरा ना तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तो मैं तुम लोगों को लग रहा है क्लास नहीं करा पाऊंगी, बहुत ही सर दर्द कर रहा है। क्या होते बा? अरे बहुत सर दर्द कर रहा, तबीयत खराब जैसा लग रहा और ना अच्छा टाइम। कोई बात नहीं नहीं, नहीं देखती हूँ। रहने नहीं नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज्यादा होगा तो मैं चली जाऊंगी। मैंने फिर दिन भी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो कल तुम लोग क्लास करोगी? फिर और ज्यादा हो गया तो फिर कल भी नहीं करा पाइएगा। कल तो ऐसे भी मुश्किल। तबीयत कल ठीक नहीं है कल तुम तो लोग 8 बजे से रात में जैसे कल तुम लोग एक मॉर्निंग में क्लास कर लेती, ठीक है, 8 बजे से, ठीक है, ये 7 बजे से, सॉरी 7, ठीक है, 7 से 8 तक होता है। और फिर तुम लोग एक मॉर्निंग का क्लास आप आफ्टरनून में क्यों नहीं करा लेते हैं? मॉर्निंग में उठने के चलते भी होता होगा आपको सर दर्द, सुबह सुबह उठ जाते हैं। नहीं मॉर्निंग वो बात नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा रेगुलर हरासमेंट हो गया ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो, नहीं नहीं थोड़ा सा कर लो, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाए। मैं देख रही हूँ कब तक टान रख सकती हूँ, ठीक है, ये वाले मैं ऊपर पढ़ाई थी ना, थोड़ा सा कर लो, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है, मैं देखती हूँ कब तक टान पाऊँ। एक्चुअल ना मेरा मेरा तो मतलब थोड़ा सा कुछ करती हूँ तो हो जाता है मैं तबीयत का इसलिए और हरासमेंट से भी हो रहा है ना बहुत इतना, मतलब जिस दिन से मेरा दिन तारीख रखा, थकान नहीं। जिस दिन से मेरा दिन तारीख रखा है ना, मुझे लग रहा है मैं रात में सोई नहीं, इसलिए नहीं कि एक इतना सारा बस कल टेंशन रह रहा है, सुबह में उठ के ये काम करना है, ये काम करने का, मुझे रात में नींद नहीं आ रहा था कि मुझे बहुत सारा कपड़ा धोना है। तो खैर मैं सुबह से कपड़ा धोई और फिर उसके बाद कपड़ा धोई हूँ, खाना खाई हूँ, नमाज पढ़ी हूँ, निकल गई हूँ मार्केट। उसके बाद आई हूँ तो तब कोई बात नहीं, नहीं ये नहीं सब नहीं तो वैसे भी इतना अच्छा लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि समझ में आ जाता है। मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कल से पेपर 1 का क्लास ही कर दूं, क्योंकि तुम लोगों को ऐसे भी तो लक्ष्मी ये वाला भी एग्जाम नहीं ना दे रही लक्ष्मी, तुम नेट का नहीं तो नहीं करवा देती हूँ, क्योंकि इसका फिर छूट जाएगा ना। मैं 2 दिन में ये क्लास कंप्लीट करा देंगे, मतलब ये कर लेते हैं अभी, ठीक है, ये कर लेते हैं।
और उसके बाद मैं पेपर 1 स्टार्ट कर दूँगी। देखती हूँ क्योंकि पेपर 1 तुम लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। पेपर 2 तो स्ट्रॉन्ग हो गया है, पेपर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन मैं सोची थी पहले करा देती हूँ, कि अगर मैं तुम लोगों को क्लास ना भी कराऊँ, मतलब मेरी शादी भी रहे तो तुम लोगों को कम से कम ये ना होना पड़े, ये मैं सोच रही थी। चलो पहले मैं करा देती हूँ क्लास। ग्राम सी, अरे तबीयत खराब, ये अगर छुट्टी दूंगी ना तो फिर बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, रहने दो, नहीं दूंगी, मेरा फिर यार तबीयत खराब हो जाएगा। ग्रामसी जो थे एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे और ये मुसोलिनी के कंटेम्परेरी थे, ठीक है। ग्रामसी जो है इटालियन सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, जो कि 1913 में आई थी ये पार्टी, इटालियन सोशलिस्ट पार्टी। इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे तुम लोग देखो, मेरी रिवीजन नहीं कराई हूँ, ये देख लो यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स जो है, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ लेकिन थोड़ा तबियत खराब इसे नहीं समझा पाई। कार्ल मार्क्स रिलीजन्स को बोलते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रिलीजियस को कौन बोलता है, फॉल्स कॉन्शियसनेस। बोलते रिलीजियस एक अफीम है, और ये बोलते हैं कि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है ना वो ब्यूरोक्रेट ऑफिसर क्रिएट करते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स भी फॉल्स कॉन्शियसनेस क्यों, क्योंकि तुम्हारे सोसाइटी में बोला जाता है नेशन और नेशनलिज्म के लिए फीलिंग कौन भरता है। जैसे तुम देखोगी अभी, अगर तुमको, जैसे तुम लोग किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होगी, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी वगैरह से, तो वो अगर कुछ बोलेंगे तो तुम फौरन बात मान जाएगी, ठीक है ना। तो जो इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं लाइक ब्यूरोक्रेसी या कोई बड़ा करिज्मेटिक पर्सनालिटी, वो लोग ही लोगों के माइंड में ना फॉल्स कॉन्शियसनेस भर देते हैं, गलत गलत बात की, नेशन नेशनलिज्म के लिए अपना जान दे दो, ये दे दो, वो करो। ये कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं गलत है। तो ब्यूरोक्रेसी को फॉल्स कॉन्शियसनेस किसने बोला, कार्ल मार्क्स। रिलीजियस को अफीम किसने बोला, कार्ल मार्क्स। और रिलीजियंस को फॉल्स कॉन्शियसनेस किसने बोला, कार्ल मार्क्स। नेशन और नेशनलिज्म को किसने बोला कि ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, तो कार्ल मार्क्स, ठीक ना। क्लास इन इटसेल्फ से कौन जुड़ा हुआ, कार्ल मार्क्स। क्लास फॉर इटसेल्फ से कौन जुड़ा हुआ है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, ग्रामसी के बारे में पढ़ा रहे थे ना, हाँ। ग्रामसी को न्यू मार्क्सिज्म भी बोलते हैं, न्यू मार्क्सिज्म या क्रिटिकल या फ्रैगमेंटरी स्कूलिंग सारी चीज से जुड़े हुए हैं। ग्रामसी, प्रोटास और माओ जेडांग, इन लोगों को बोला जाता है कि ये लोग सुपर स्ट्रक्चर का रिलेटिव ऑटोनोमी है। सुपर स्ट्रक्चर जो है ना उससे रिलेटिव ऑटोनोमस है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर से ये लोग जुड़ा हुआ है। इनके 3 बुक है, प्रिजन नोटबुक, मॉडर्न प्रीस, ग्रेट एंड टेरेबल वर्ल्ड, याद कर लेना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स को एक्सप्लेन किया है। पीवाई की क्वेश्चन है ये भी। इन्होंने फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस दिया है। एनालिसिस, इन्होंने क्या किया है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया है। जैसे ग्रामसी, जो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं ना कि सोसाइटी में जब रिच एंड पुअर, जब जब कैपिटलिज्म वर्कर के सरप्लस वैल्यू को लेके चला जाएगा, ठीक है ना, तो एक ऐसा पीरियड आएगा जहाँ पे वर्कर जो है अपने कैपिटलिज्म से लड़ाई करेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने ये प्रोडिक्शन करके चला गया। अब ग्रामसी जो है ये जानने की कोशिश करता है कि मार्क्सिस्ट का प्रोडिक्शन क्यों गलत गया, क्योंकि मार्क्सिस्ट ने बोला था रिवोल्यूशन होगा कंट्री में, लेकिन कहीं पर भी रिवोल्यूशन हुआ नहीं था, है ना। क्यों रिवोल्यूशन नहीं हुआ, ये ग्रामसी ये जानना चाहता था कि कार्ल मार्क्स ने तो प्रोडिक्शन करके गया था कि रिवोल्यूशन होगा, वर्कर रिवोल्यूशन करेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कहीं पर भी नहीं हुआ, तो कार्ल मार्क्स का उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया कि आखिर इनका गलती कहाँ हुआ है। So he looked for other explanation of the history. He got impressed by the theory of history and given by Italian scholar Benedict Cross. तो इन्होंने क्या किया, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ा। कार्ल मार्क्स ने जो एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री किया है, कार्ल मार्क्स का एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री और बैंडिडो क्रॉस की एक थ्योरी दी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। दोनों का कंपेरिजन किया तो तब पता चला कि कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री में जो तुम्हारा कल्चर का जो रोल होता है ना, कल्चर हिस्ट्री में जो कल्चर का रोल होता है ना, उसको उन्होंने फोकस ही नहीं किया। इस वजह से उनका जो थ्योरी है ना गलत गया है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या किया, ग्रामसी बोलता है, ग्रामसी फील करता है कि कार्ल मार्क्स ने कल्चर के रोल को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। ये बोलते हैं, देखो मार्क्सिज्म के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ बेस का दोष क्या है, मार्क्सिज्म के लिए सुपर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है, सुपर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट इन बेस, मतलब बेस तय करता है सुपर स्ट्रक्चर को, बेस तय करेगा कि सुपर स्ट्रक्चर कैसे काम का क्या करेगा। चेंजिंग ऑटोमेटिकली व्हेन द इकोनॉमिक बेस एंड चेंज, बोला कि देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाला देखो, ये बेस है तुम्हारा,
कार्ल मार्क्स बोला कि बेस डिसाइड करता है। और सुपर स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा? सुपर स्ट्रक्चर ये जैसे तुम्हारा रिलीजियन, सोशल नॉर्म्स, रूल्स, ये सब सुपर स्ट्रक्चर है। तो बोला कि जो नीचे बेस होता है, बेस कौन होगा? जो कैपिटलिज्म वाले होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह, ये लोग डिसाइड करेंगे तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर को। ये कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये लोग दिमाग खराब करते हैं इनका। लेकिन यही ग्रामची का तुम देखोगी ना, देखो ये तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि सुपर स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्शन ऑफ बेस। सुपर स्ट्रक्चर जो काम करता है, जो भी ये किसके बेस पे किसके पे करता है? ये फोर्स करता है, ये करता है तब वो काम करता है। लेकिन यही ग्रामसी में कहाँ पर डिफाइन हो जाएगा? ग्रामसी में ही बोले कि बीच बीच बेस होगा, ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होगा। लेकिन यहाँ पे एक ग्रामसी और चीज ऐड कर देते, बोलते नहीं, डायरेक्ट नहीं, सिविल सोसाइटी होगा, जो कि इंटेलेक्चुअल्स लोग होंगे, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वगैरह हम पढ़े थे। सिविल सोसाइटी जो बोले सबसे पहले जो बेस होगा, बेस यहाँ पे जाएगा, इसको अपना इसके साथ अपना स्ट्रॉन्ग टाई बनाएगा, और ये जाके सुपर स्ट्रक्चर में लोगों के माइंड में भरेगा कि तुम ये कर। सिविल सोसाइटी हो गया, कोई हीरो हो गया, कोई सेलिब्रिटी हो गया, वो लोग कुछ बोलता तो हम ज्यादा मानते हैं, तो अब सिविल सोसाइटी आके बेस को चलाएगा, ठीक है। ये ग्रामसी का है, जो सिविल सोसाइटी बीच में है ना, इंटेलेक्चुअल, भी ग्रामसी का है। लेकिन जब बोलेगा बेस रिफ्लेक्शन करता है सुपर स्ट्रक्चर का, तो वो कार्ल मार्क्स का है, ठीक है ना। यहाँ वही बात बोलो रेड वाला। ग्रामसी जो है, ग्रामसी का जो कंट्रीब्यूशन है, री एग्जामिन ऑफ द मार्क्स, ये मार्क्स का ही ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग, सॉरी। फिर उन्होंने बोला कि ओनली वन, ए बाबू मार खाएगा तुम। Only one revolution is needed, changing the economic structure and mode of production for a ग्रामसी। बोलो बस एक रिवोल्यूशन, मारेंगे अब तुमको, क्लास कराने नहीं दे रहा मुझे बच्चा। बोले सिर्फ एक रिवोल्यूशन की जरूरत है, जो चेंज कर देगा पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मोड ऑफ प्रोडक्शन को ग्रामसी के लिए। इट इज, जैसे कार्ल मार्क्स बोल रहा था बस एक रिवोल्यूशन। देखो कार्ल मार्क्स क्या बोलता है कि ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है और नीचे बेस है, तो बेस ही सब डिसाइड कर रहा, तो बस वर्कर को बेस से लड़ाई करना है, ठीक है नहीं, कैपिटलिज्म से। लेकिन ग्रामसी के लिए वो इनफ नहीं था। ग्रामसी बोलता है कि वर्कर को दो लेवल में फाइट करना होगा। देख लो, दो लेवल। एक तो उनको पहले सुपर स्ट्रक्चर को हटाना होगा, पहले बेसिस, पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर से लड़ना होगा, लेकिन उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर को भी चैलेंज करना। सुपर स्ट्रक्चर को हटाना, उनसे लड़ाई करना बहुत ही मोर चैलेंजिंग है, क्योंकि वो लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कैन चेंज इन डे, बोला बेसिक तो आपका चेंज हो जाएगा जो ये है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर चेंज होने में सेंचुरी लग जाती है, बहुत दिन लग जाती है, ठीक है। ग्रामसी ने जो सिविल सोसाइटी का जो ये टर्म है, वो हेगेल्स की पॉलिटिकल सोसाइटी से लिया था। स्टेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट, ग्रामसी बोलते हैं कि एक सिविल सोसाइटी को अगर समझना है तो तुम विदाउट स्टेट के नहीं समझ सकते हो। सिविल सोसाइटी जो है ये स्ट्रगल फॉर हेजोमेनी है, ठीक है ना, ये ग्रामसी बोलते हैं। ग्रामसी सजेस्ट करते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर भी एक स्ट्रक्चर है। आप लोग गलत बोल रहे हैं, पहले बेस होगा, फिर सिविल सोसाइटी होगी, सिविल सोसाइटी होगी, उसका बाद सुपर स्ट्रक्चर होगा। इन्होंने बोला सुपर स्ट्रक्चर में टू लेयर है, दोनों इंटीग्रेटेड है। ग्रामसी डिवाइड करते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर के अंदर दो लेयर है, एक तो सिविल सोसाइटी है और एक स्टेट है। टूगेदर दे फ्रॉम व्हाट ही कॉल द इंटीग्रेटेड, यही दोनों को मिला, यही को क्या बोला जाता है तुम्हारा इंटीग्रेटेड। जैसे हो गया ना सुपर स्ट्रक्चर, सिविल सोसाइटी एंड बेस। State can an instrument of the capitalist class using the coercive force to maintain control। स्टेट का रोल क्या होगा कि वो कैपिटलिस्ट क्लास के इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा। बोल रहा है कि स्टेट का काम वही होगा। देखो एक मिनट जो, अब ग्रामसी बोला कि स्टेट यहाँ पे क्या काम करेगा, स्टेट का काम होगा द स्टेट एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास स्टेट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। स्टेट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास का, और स्टेट को यूज किया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि कोहर्सिव पावर को मेंटेन करके रखे, कंट्रोल करके रखे, ठीक है। ग्रामसी सिविल सोसाइटी को भी सपोर्ट करते हैं। सिविल सोसाइटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे मीडिया हो गया, एजुकेशन हो गया, यूजेस ऑफ पावर हो गया, अट्रैक्शन हो गया, क्रिएटिव, मेंटेन हेजेमनी। जैसे तुम देखी होगी बिहार में अभी हीरो उठ गया है ना, क्यों? वो अट्रैक्शन, ठीक है।
फिर उन्होंने बोला, सुनो, इन्होंने कल्चर हेजोमेनी को दिया जो कि एग्जाम में आता है। इन्होंने बोला ठीक है भाई, अगर वो काम नहीं करेगा तो दो तरह का अट्रैक्शन है, को बोलते पावर ऑफ अट्रैक्शन। ग्रामसी यूज करते हैं हेजोमेनी जो डिस्क्राइब करता है रूलिंग क्लास के अंदर अगर वो मतलब पावर देते हैं कि सुनो भाई, वो बता रहे हैं कि अब बोले सुनो भाई, रूलिंग क्लास को कॉपी करो। रूलिंग क्लास क्या करता है, अपने हेजोमेनी को मेंटेन करने के लिए अपने डोमिनेशन को यूज करता है। कैसे? खुद तो नहीं करता, जो कल्चरल जो सिविल सोसाइटी है ना, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, उन लोगों को बोलेगा आप मेरी आइडियोलॉजी को प्रमोट करिए, हम फ्रंट फुट पे आके नहीं करेंगे, हम बैक फुट से करेंगे। ठीक है। और जब लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं तो मतलब टीचर लोग कुछ बोलता है या प्रोफेसर लोग कुछ बोलता है तो लोग मान जाते हैं जल्दी बात कि ये तो सही बोल रहे हैं। तो ये यूज करता है, तुम्हारा ग्रामसी बोला कि ये यूज किया जाता है कि स्टेट के थ्रू, ताकि उसके डोमिनेशन को समझ पाए, है ना, उसके कल्चर मीन्स को समझ पाए ये। लेकिन ग्रामसी क्या बोल रहा है कि पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये तुम्हारा क्या है, लड़ाई करने का बहुत तरीका है। और ये पावर ऑफ अट्रैक्शन को ही बोला था हेजेमनी। ठीक है। ग्रामसी यूज करते हैं टर्म हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब क्या है कि ये क्या नाम है, तुम किसी से तुमको कोई काम करवाना है, दो पर्सन है, तो या तो एक को तुम मार के करवाओगी या तो एक को तुम क्या करवाओगी, अच्छे से बोलकर। तो जिसे तुम अच्छे से बोल के कर रही हो ना, यानी तुम्हारे अंदर पावर है। कौन वाला पावर? हेजेमनी वाला, इन्फ्लुएंस करके तुम काम करवा पा रही हो। ठीक है। और ये हो गया। ग्रामसी यूज करते हैं कि हेजेमनी जो है वो पावरफुल अट्रैक्शन है। रूल ऑफ इंटर ग्रामसी बोलते हैं कि भाई सुनो, हेजेमनी को मेंटेन कौन करता है? हेजेमनी को इंटेलेक्चुअल्स। ये इंटेलेक्चुअल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल और एक होते हैं ऑर्गेनिक। ट्रेडिशनल हो गया स्कॉलर, रिलीजियस लीडर्स, आर्टिशियंस, ये लोग। और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वो हो गया जिसमें एक्टिव, एडुकेशन, लीड, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ग्रामसी ने दो स्टेट के बारे में बोला था, दो वार के बारे में बोलते ग्रामसी। एक है वार ऑफ पोजीशन और वार ऑफ मैन्यू। मतलब दो ऐसा स्टेज आएगा रिवोल्यूशन का जहाँ पे पहले तो इंसान अच्छे से लड़ाई करेगा, वार ऑफ अगेंस्ट सिविल सोसाइटी एंड काउंटर हेजेमनी। जैसे गांधी जी स्टार्टिंग में तो वो नॉन वायलेंस यूज कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद उन्होंने वार ऑफ मिनरो को यूज किया, मार धाड़ वाली डायरेक्ट एक्शन, कैप्चर द स्टेट। ठीक है। ये एग्जाम में आए, आज क्वेश्चन की होगी कि वार ऑफ मिनरो मैन्यूर किसने दिया था? तो तुम्हारा, हाँ, सॉरी, हाँ, ग्रामसी का है। वार ऑफ मैंडू किसका? ग्रामसी का है। वार ऑफ पोजीशन किसका? ग्रामसी का है। ये बोलते हैं कि प्रोग्रेस जो एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, और फिलोसफिकल कंडीशन बन जाती है। एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट फ्रॉम विच प्रोग्रेस, एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट क्या करेगा? प्रोग्रेस करता है। प्रोमोटिंग इज ए फिलोसफिकल concept from which progress can be obscene। बोला कि पॉलिटिकल फिलोसफी का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्सेंस होता है जब ये प्रोग्रेस होगा। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जब प्रोग्रेस होगा तो ऑब्सेंस होता है। प्रोग्रेस जो है ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक मेंटेलिटी पे। प्रोग्रेस और बिकमिंग वेरी वन एट द सेम टाइम। प्रोग्रेस जो है बहुत ही हाल में ही और एक टाइम में ही पैदा हुआ है। ये तुम्हारा ये पीडीएफ कंप्लीट हो गया। ठीक है। तुम लोग मुझसे ना कर ले, थोड़ा पहले क्लास कर लोगी क्या? एक्चुअल में पता है क्या हुआ, देखो बात ये ना कि एक तो मुझे तो रोज मार के जाना पड़ेगा रात में, मतलब कल तो मुझे जाना ही पड़ेगा, और फिर कल मुझे एक जगह और भी जाना है, जैसे होता है ना जेवर वगैरह बनाने के लिए। तो जाऊंगी तो मेरा ही सब नाप वाप लगेगा। तो मेरे भाई ने बोले कल संडे चलो, और हम तुम लोगों को बोले थे कि संडे को हम क्लास कराएंगे, है ना। तो मेरा क्या, कोई बात नहीं, अब तो रहने दीजिए, कल तो वैसे भी संडे ऑफ ही रहता है क्लास। कल संडे है तो ऑफ रहेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम बोले थे दो, अभी शादी पर ऑफ ही रहने दीजिए। हम तो वही सोच, हाँ थोड़ा दिन तो छुट्टी देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब जब तक कहूँ उनका छुट्टी रहेगा तो मुझे मेरी अम्मी लोग बोली तुमको छुट्टी लेना पड़ेगा। मैं देखती हूँ, सच मुझ में बहुत फेर में पड़ गई हूँ, मैं ऐसा चीज मना नहीं कर सकती हूँ। मैं सारा चीज मना कर देती हूँ, बट ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। ये देखो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 2 हॉप्स।
ठीक है। अच्छा अंजलि, तुम क्वेश्चन नेट का कोई भरी हो फॉर्म? अंजलि भरी है क्या फॉर्म? बोल रहा है? नेट का फॉर्म भरी हो तुम? नहीं, हम भी नहीं भर रहे हैं। तुम भी नहीं भरी, जून में दोगी। 2 आदमी नहीं भरा है, आरसी या सुषमा सिंह भरी है ना। ठीक है, चलो लिखते हैं। हम तो स्टेट का भर रहे हैं। हाँ सेट का भरी हो, तो वो भी तो मैंने रखा। हु अमंग द फॉलोइंग क्लेम द सेंस ऑफ पॉलिटिक्स हैज नो। हाँ हॉब्स होगा इसका आंसर। ठीक है, कल पढ़ाई तुम लोग, आंसर दो इसका। सूफी किसके कैरेक्टर से मिला हुआ बताओ, कल पढ़ाई थी। ऑप्शन नंबर 2 विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। हाँ, ऑप्शन हाँ 2। तो कल पढ़ाई थी ना कि सूफी ईमेल में 2 कैरेक्टर था, एक ईमेल और एक सूफी। ऑप्शन नंबर 1 डिस्कोर्स। डिस्कोर्स 1 नंबर। हाँ पढ़ाए थे ना। कौन सा बुक में बोला गया था कि साइंस और आर्ट्स के आने की वजह से हमारे इंसान का ह्यूमन बीइंग जो है करप्ट हो गया था। ठीक है, तो यही तो रूसो का बुक है, रूसो ही तो ये बात बोलता है, डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। ये तो एडम स्मिथ की बुक है। रिज्ड ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर 3 जेन पॉल सार्त्रे। जेन पॉल सार्त्रे। बोलो तुम लोग। हाँ थी ऑप्शन 3। प्रीफेस मांग रहा है ना, प्रीफेस मांग रहा तो जॉन पॉल सार्त्रे। पढ़ाई हूँ। किसने बोला कि इंग्लैंड के लोग? बोलो हाँ अंजलि तुम भी बोलो, रूसो है ना। ड्यूरिंग द इलेक्शन से फ्रीडम होते हैं। लो फिर का क्वेश्चन, डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट आर्ट्स एंड साइंस किसका है? रूसो का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। रूसो। कौन बोला? ऑप्शन रूसो है ना, इनइक्वालिटी को बोला। हाँ इनइक्वालिटी के, हाँ इनइक्वालिटी के 2 टाइप है, नेचर इनइक्वालिटी, कन्वेंशन इनइक्वालिटी। किसने बोला? रूसो ने। और ये एक ही साल में 2 बार आए थे क्वेश्चन, ऊपर वाला नीचे वाला एक ही शिफ्ट में आया हुआ है। ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मार्क्स का ऑथर कौन है? फ्रेंच फैनन। कल पढ़ाए थे फैनन। लॉक नहीं पढ़ाई ना, अच्छी लॉक नहीं पढ़ाई तो छोड़िए। कौन सा नहीं है मैरियो लेस्टोनक्रॉफ्ट की बुक? कल पढ़ाई थी मैं। थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर। ये तो पहला नंबर में कल पढ़ाई थी। ऑप्शन 4। कल मैं ये 1 नंबर में पढ़ाई थी, याद है, बार बार बोली थी। हाँ मैं ये बोली भी थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, थॉट ऑन ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉटर विमेन मेन। ये नहीं है, डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन नहीं है। ठीक है, डी होगा। ये रूसो का है क्या एजुकेशन वाला? कौन? डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन, डिस्कोर्स तो रूसो का है। हाँ उसी का है। नॉट रिलेटेड मार्क्स सारा ही पढ़ाया हुआ, ऑप्शन 4 अभी पढ़ाया तुम लोगों ऑप्शन को। 4। ये किसका है? ऑप्शन 4 जल्दी से बता दो। एंगल। इंगेल का है ना, कोई ना कोई तरीके से आया हुआ है। परपेचुअल रेस्टलेस डिजायर फॉर पावर आफ्टर पावर, डेथ के बाद ही खत्म होता है पावर लेने का। हॉब्स ऑप्शन बोल नंबर 3 हॉब्स। हाँ हॉब्स बोलता है कि इंसान पावर के डिजायर के पीछे इतना पागल है कि पावर के लिए रेस्टलेस है। वो कभी भी रेस्ट नहीं लेता है अपने डिजायर के आगे, तब रेस्ट लेता है जब वो मरता है तभी। आर्ट ऑफ वॉर किसका है? हाँ नहीं माँ होगा। माँ भी नहीं होगा, कल पढ़ाई हूँ, कल क्लास में ये करवाई हूँ मैं। मैकियावेली द आर्ट ऑफ वॉर कल ना पढ़ाई थी मैं। हाँ हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस आर्ट ऑफ वॉर। हाँ द प्रिंस किसका है सर? वही का है, 3 बुक पढ़ाई थी कल मैं तुमको। ठीक है, द प्रिंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस
द प्रिंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, आर्ट ऑफ वार, ये सब ये तुम्हारा मैकियावेली का है। ठीक है, रुको एक मिनट, कंफ्यूजन मत रखो ना तो प्रॉब्लम होगा। हेगेल का ना मैं तुम लोगों को पीडीएफ दूसरा दूंगी, वो वाला पे हेगेल का मत याद करना, बहुत बड़ा हो गया। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में डिलीट तो नहीं कर डी एक सेकंड रुको, मैं दिखा देती। WEST वेस्ट, इतना ये बुक का कंफ्यूजिंग कैसे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बुक तो अच्छा देखो ये पीडीएफ में से गलती बन गया था, लेकिन जो तुम लोगों को भेजी हूँ वो ठीक है, मैं फिर से बनाई थी तुम लोगों के लिए। आ गया केवेली, ये वाला हेगेल का नोट्स मत याद करना, मैं तुम लोगों को हल्का वाला दूंगी, ठीक है। ये बड़ा हो गया, कहाँ गया मैकियावेली, इसमें था कि वो वाला में था, इसी में तो था। अच्छा मुझे याद है, रुक जाओ, मैं लिख देती हूँ, हटा, नहीं मिल रहा मैं तुम लोगों को कल ऐसे पीडीएफ भेजी थी, लेकिन देखो फिर भी मैं तुम लोगों को एक बार बता देती हूँ, रुक जाओ, इसको बंद कर, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। मैकियावेली का बुक का नाम है, अच्छा द डिस्कोर्स भी तो उन्हीं का बुक है ना, मैकियावेली का बुक है। द डिस्कोर्स है तुम्हारा, उसके बाद द प्रिंस है, आर्ट्स ऑफ वार है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, ये सब मैकियावेली का बुक है, ठीक है। और तो तुम लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सब एग्जाम में आती है। द प्रिंस, द प्रिंस, ठीक है। और उसके बाद एक का नाम है तुम्हारा द डिस्कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं तुम लोग को कल वाला पीडीएफ भेजी हूँ कि नहीं भेजी हूँ? हाँ एक पीडीएफ तो आया है, याद नहीं है कब आया, देख लेते हैं। नहीं बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर मैं कल वाला पीडीएफ नहीं दूंगी तो मेरे पास वो है भी नहीं, देखिए ना, अभी मैं अभी ढूंढी तो मिला नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा। और ये हाँ एक पीडीएफ आया हुआ है, तो मैकियावेली का किस में दिया हुआ है? पार्ट 2, मैं मैकियावेली का पार्ट 1 में पार्ट 1 पढ़ाई थी में क्या? होगा मैं मैकियावेली का पढ़ाई थी तुम लोगों को, ये बताओ तो। शायद। हाँ पार्ट 1 में पढ़ाई थी, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, पार्ट 1 का ही था। ये द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, नहीं नहीं वो बात नहीं बोल रही हूँ मैं, इसमें देख रही हूँ कि जैसे मैं पार्ट 2 में ढूंढी तो मुझे मैकियावेली नहीं मिला, तो वही मुझे लग रहा है कि मैं तुम लोगों को नोट्स दी हूँ पार्ट मैकियावेली 1 वाला। में है पार्ट 1 में है ना पक्का, ऐसे नहीं ना कि तुम लोगों का छूट गया है, छूटा नहीं ना ये बात, मेरा मतलब मेरा मेरे पास नोट्स है ना, इसलिए हम ये वाला भी डाउनलोड नहीं किए हैं, छोड़ सेम ही दिए है, सेम ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इसलिए। हाँ ये इसमें मैं कोई चेंजिंग नहीं की हुई, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग करने वाला चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं बुक का नाम लिख देती हूँ, देखो, द प्रिंस, द डिस्कोर्स, और एक था तुम्हारा आर्ट ऑफ वार, पढ़ो आर्ट ऑफ वार, ठीक है। द डिस्कोर्स हो गया, द आर्ट ऑफ वार हो गया, द प्रिंस हो गया, उसके बाद एक का नाम था हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। स्प्रिंग गलत हो गया, मेरे मोहल्ला में भी इतना शादी है ना, बहुत शादी है, ये ऐसा लग रहा है शादी का सीजन चल रहा है अभी। 15, एक मिनट, प्रिंस का, सॉरी सॉरी मैं डेट गलत लिख दी, ठीक है।
डेट लिखती हूँ द प्रिंस का डेट था 1532 क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल भी आता है। द डिस्कोर्स का था 1531। दीदी पार्ट 1 का पीडीएफ नहीं है, पार्ट 2 का ही दिया हुआ है। पार्ट 1 का हम दिए हैं, ठीक है मैं दे दूंगी पार्ट 1 का, ठीक है। और इसके बाद डी आर्ट ऑफ वार है तुम्हारा 1521 और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस जो है वो है तुम्हारा 1525, ठीक है। देख लो द प्रिंस द डिस्कोर्सेस आर्ट ऑफ वार हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये सारा ही चार क्या है तुम्हारा मैकियावेली का बुक है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जल्दी बता दो। ऑप्शन 2 फेनॉन। हाँ ऑप्शन 2। 2 नंबर। फेनोन ही कॉलोनियलिज्म में स्टडी कर, अभी पढ़ाई हूँ कार्ल मार्क्स का, अभी मैं तुम लोगों से पढ़ाई हूँ, पता है तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैं एकदम अच्छा से नहीं समझ। सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी पहले होगा तुम्हारा क्या, बताना है। हाँ हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अभी तो मैं करवाई तुम लोगों को उधर कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है उन्हीं को बोलने दो, मैं बताती हूँ। हाँ 3 नंबर होगा। सुषमा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ मैसेज किए, कहाँ कुछ नहीं बोली। नहीं बहुत ही खराब है, एक मिनट में मैसेज कर देती हूँ। आजकल पता है अगर किसी को कुछ हो रहा तो ठीक नहीं हो रहा था। इसका आंसर बताओ तुम लोग। बताएं 3 नंबर। लक्ष्मी से बोल रही हूँ, अभी ये मैं करवाई 3 नंबर। 3 नंबर, अभी मैं पढ़ाई। अरे अंजलि तुम भी बताओ, अभी मैं ये बताई तुम लोगों को कि पहले होगा प्राइमेटिव कम्युनिज्म। प्राइमेटिव कम्युनिटी सोसाइटी में हंटर गैदरिंग की जिंदगी गुजारता है, मतलब जंगली जानवर जैसा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा स्लेव सोसाइटी। अब देखो मेरी बात, जब यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो चेंज होने का वजह क्या था कि अब हमें थोड़ा और एडवांस हो जाए, तो कार्ल मार्क्स बोला डायलेक्टिकल मेथड, यानी चेंज हो रहा, और ये चेंज किसके बेस पे हो रहा, मैटर के बेस पे, मटेरियलिज्म के बेस पे हो रहा, एडवांस बनने के, है ना क्या, और पैसा। फिर और हर पार्ट में 2 ग्रुप आएगा, यहाँ से 2-2 ग्रुप करके स्टार्ट हो जाता है, फिर चेंज होगा। अब इसके बाद कौन सा चेंज आएगा तुम्हारा, फ्यूडल सोसाइटी, फिर चेंज होगा, फिर एडवांस बनेगा थोड़ा, फिर एडवांस बनेगा तो तुम्हारा बनेगा कैपिटलिज्म, फिर आएगा सोशलिज्म, फिर आएगा तुम्हारा लास्ट में कम्युनिज्म, और जो कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी सोसाइटी होगी कम्युनिज्म। ये बताओ, who has stated if life only were the object slave and brute animal might from a state। स्लेव के बारे में कौन बोला, इसमें से 4% में से स्लेव के बारे में बोला कौन है, क्या आना हरण बोलती है स्लेव के बारे में, एक ही इंसान तो बोला है। जो स्लेव को जस्टिफाई कौन कर रहा है, एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ही आंसर होगा, ठीक है। नॉट ए वर्क द एरिस्टोटल का वर्क क्या इसमें से नहीं, किसका है अपोलॉजी, ये बुक है किसका, प्लेटो का है। प्लेटो का। और सुन लो प्लेटो है इसमें, सोक्रेटिस होगा और एक एक्यूजर्स होगा, इसके कैरेक्टर का नाम, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ, तुम लोग करना ना अभी। चलो करो ये वाला, एक मिनट रुको, मैं सारा ही करवाई हूँ, तुम लोग छोड़ नहीं सकती हो। हाँ प्लेटो, हाँ बिल्कुल प्लेटो क्या है, आइडिया, ये कार्ल मार्क्स का है ना, ये कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। एनालिटिक्स किसका था, उस दिन पढ़ाई थी कन्फ्यूशियस का, बिल्कुल बहुत अच्छा, अभी मैं ये वाला पढ़ाई हूँ, तो जल्दी से इसका आंसर बता दो। अपोलॉजी का कैरेक्टर का नाम क्या क्या है, अपोलॉजी, प्लेटो। और बोलो तुम लोग दोनों आदमी, अभी बोली कि प्लूटो है, प्लूटो का है ये अपोलॉजी, इसके अंदर 2 कैरेक्टर है, एक सोक्रेटिस है और दूसरा उसका एक्यूजर्स, है ना, अभी भी बोली तो ऊपर पढ़ाई थी तुम। फिलहाल पैथी का मतलब क्या है, मैं पढ़ाई हूँ,
ऑप्शन नंबर सी। बोलो लक्ष्मी। जेनेरियन का मतलब क्या होता है? तुम्हारा ह्यूमन काइंडनेस है ना। लेकिन ये जेन और रेन जो है ये फिलहाल पैथी से जुड़ी है। और फिलहाल पैथी का मतलब क्या होता है? तुम किसी मतलब अभी मैं क्या बोली, हमदर्दी, मतलब ह्यूमन माइंड कैन दूसरों के साथ हम्बल रहना। लेकिन दूसरों के साथ हम्बल तुम कब रहोगे? जब तुम अपने पेरेंट्स के ड्यूटी पूरा करोगे, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दोगे। मैं पढ़ाई हूँ ये वाला कि फिलहाल पैथी का मतलब क्या है कि जब अपने पेरेंट्स को तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो, अपने पेरेंट्स की ड्यूटी कर रहे हो, तभी तो तुम दूसरों के लिए अच्छे। जब ये जो हम्बल वाला शब्द है ना, ये हम्बल घर से निकलता है ना। जब तुम अपने घर में अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों को और खास करके अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो उनका, तो तुम बाहर भी वही काम करोगे। लेकिन तुम घर में जब अपने पापा के साथ ऐसा नहीं करोगे, तो बाहर में भी तुम अपने पापा तुम नहीं करोगे, वही काम करोगे तुम। आर्ट ऑफ वार किसका है? अभी पढ़ाई तो ये तो मैकियावेली। मैकियावेली। ओके। अच्छा ये मैं कराई नहीं हूँ कुछ। जॉन लॉक। नहीं, जॉन लॉक का ये देखो आंसर क्या होगा। जॉन लॉक क्या क्या था? पहले वाला, हाँ सही था आंसर तुम्हारा पहले वाला। हाँ दी, अब जस्ट दिखा के आए हैं, दवा दिया है। ऑप्शन नंबर 2 ए एंड सी। एक मिनट, तुम लोग बोलो। मैं उस दिन जॉन लॉक पढ़ाई थी। मैं क्या बोली थी कि डिफरेंस प्रिंसिपल दिया है, और जॉन रॉस क्योंकि इकोनॉमिक को डिस्ट्रीब्यूशन करने के बारे में बोल रहा, प्राइमरी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के बारे में बोल रहा, तो वो एक इग्लिटेरियन थिंकर है। बताई थी ना कि इग्लिटेरियन किसको बोलते हैं? इग्लिटेरियन किसको बोलते हैं? जो इकोनॉमिक को डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद बोल रहा है। और जॉन 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 रॉल से ही बात बोलते हैं कि सोसाइटी में इकोनॉमिक को रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, प्राइमरी गुड्स को रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो इसलिए वो एग्लिटेरियन है। और इन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल भी दिया है, ठीक है ना। बहुत ही स्पीडली आंसर क्रोनोलॉजिकल करो तो। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और बोलो कौन बोलना चाहेगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, ठीक है चलो आ जाओ देखते हैं। फर्स्ट बुक प्लेटो का है अपोलॉजी, और लास्ट है लॉ। तो अपोलॉजी ए हो जाएगा, और ये यहाँ है, और लास्ट है लॉ, तो लॉ यहाँ। अच्छा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आसी तुम्हारे पास जॉन लॉक का नोट है? जॉन लॉक का भी मोबाइल में, जॉन लॉक का रिस्क को मैं बता रही हूँ, आना हरंड का। मुझे सेंड कर दो तो मैं एक बार उसको करा देती हूँ। अच्छा। जॉन लॉक का और मॉ जेडांग का, रिवीजन वाला, ठीक है। सब में ठीक छोटा छोटा लिखा हो, रिवीजन वाला, पुराना वाला नहीं। मेरा मिल नहीं रहा मुझे, और मैं बनाऊंगी तो वही बनेगा, इसलिए भेज दो तुम। आना हरंड। तुम लोगों ने रिवीजन करना, ठीक है।
हाँ रिवीजन कर लेना तुम लोग, ठीक है। रिवीजन करोगे तभी होगा याद, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। हाँ बस आरसी भेज रही ना, मैं तुम लोग को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा मिल नहीं रहा, मैं यहाँ पे रखे थे तो फिर से देख रही। वेस्टर्न WST नहीं मिल रहा। 3A2 MCQ पार्ट 1 नहीं मिल रहा। हाँ आरसी भेज दी मौजेदा। और पेपर रिवीजन वाला नहीं है मेरे पास, है मेरे लैपटॉप में है, मोबाइल से हम डिलीट कर दिए हैं, लॉन्ग नहीं वाला नहीं है। जॉन लॉक वाला भेज दो, छोड़ दो। मौजेदांग है मेरे पास, हम ले ले रहे मौजेदांग। मैं ग्रुप में भेज रही हूँ, होगा मौजेदांग। नहीं तो वो बड़ा वाला है ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना से आता भी नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ। हट तुम्हारा दिमाग क्या। अरे नहीं मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मौजेदांग जो थे उन्होंने, वो को फाउंडर थे, किसके को फाउंडर थे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के वो को फाउंडर थे। और ये पार्टी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1921 में, ठीक है। अच्छा तुम एक बात सुनो, माओ जेदांग भी मार्क्सिज्म थे, ठीक है। माओ जेदांग भी मार्क्सिज्म थे, लेकिन इनमें जैसे लेनिन चाहे कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये लोग दोनों लोग वर्कर के बारे में बोलते हैं कि वर्कर रिवोल्यूशन करेंगे, लेकिन माओ जेदांग का अलग कॉन्सेप्ट था, ये बोलते हैं पीजेंट रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पीजेंट के रोल के बारे में किसने एक्सप्लेन किया है मार्क्सिस्ट थ्योरी में? तो माओ जेदांग, ठीक है। मार्क्स का जो थ्योरी है, द पीजेंट हैज नो रोल, मार्क्स ने अपने थ्योरी में पीजेंट के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं किया है, लेकिन माओ के थ्योरी में तुमको पीजेंट का रोल मिलेगा, सेंट्रल रोल मिलेगा। माओ यहाँ तक बोलेंगे कि वो रिवोल्यूशन करेगा, जो वो पेजेंट्री जो रिवोल्यूशन करेगा, है ना, जो रिवोल्यूशन करेगा वो पीजेंट होगा। जबकि कार्ल मार्क्स और लेनिन क्या बोलते हैं कि रिवोल्यूशन कौन करेगा? वर्कर, लेकिन ये बोलते हैं पीजेंट, ठीक है ना। माओ जेदांग के बारे में सुनो कि 1917 में माओ जो है मिलते हैं, किससे मिलते हैं? ल्यू साओ ची से, प्रीवियस क्वेश्चन है इसलिए पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। किससे मिले जाके? तो मीट ल्यू साओ ची से मिलते हैं 1917 में, और 1918 में ये पैकिंग यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन बन जाते हैं, असिस्टेंट बिकम ए लाइब्रेरी असिस्टेंट एट पैकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर वो असिस्टेंट लाइब्रेरी बन जाते हैं, ठीक है। एक लाइब्रेरी में असिस्टेंट बन जाते हैं, सॉरी, बिकम ए लाइब्रेरी असिस्टेंट, एक लाइब्रेरी में वो असिस्टेंट बन जाते हैं पैकिंग यूनिवर्सिटी में। 1921 में जब तुम्हारा CCP में पार्टिसिपेट करते हैं 1921 में, ठीक है। लॉन्ग मार्च कब हुआ था? याद करो पहले। 1917 में ल्यू चिउ साओ से मिलते हैं, 1918 में पैकिंग यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी में असिस्टेंट, उसके बाद CCP का जो फर्स्ट कांग्रेस था, है ना, तो कब पार्टिसिपेट इन्होंने कब किया था? माओ जेदांग 1921 में। माओ जेदांग ने एक मार्च स्टार्ट किया था जिसका नाम था लॉन्ग मार्च। ये मार्च कब से कब तक चला था? 1934 से लेकर 1935 तक ये मार्च चला था। वाज ए की रोल माओ का, माओ यहाँ पे माओ ने यहाँ पे क्या किया था? इसका की रोल क्या था यहाँ पे? इवेंट मेन इंपॉर्टेंट बात क्या था कि जो लॉन्ग मार्च हुआ था ना, इस मार्च में इन्होंने KMT पार्टी को हरा दिया था, ठीक है। KMT पार्टी पहले दोनों ही साथ थे, माओ जेदांग और KMT पार्टी साथ थे, लेकिन दोनों में लड़ाई हुआ तो राइस तक कहा गया कि रिवोल्यूशन ऐसा होने लगा। तो ये माओ जेदांग क्या करते हैं? लॉन्ग मार्च को स्टार्ट करते हैं, और इस लॉन्ग मार्च में KMT पार्टी को हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं। 100 फ्लावर्स कैंपिंग,
100 फ्लावर्स कैंपिंग, उसके बाद 100 फ्लावर कैंपिंग स्टार्ट करते हैं। ये है 1956 में स्टार्ट हुआ था 100 फ्लावर कैंपिंग। 1956 में मो जेदांग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 100 फ्लावर्स कैंपिंग का भी स्टार्ट किया गया था 1956 में, मो जेदांग स्टार्ट करते हैं। इस कैंपिंग में क्या बोलते हैं मो जेदांग, सारे ही स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि आओ और आकर अपने रिजीम के बारे में क्रिटिसिज्म करो। मतलब जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बात बोलेंगे कि आओ और तुम जो भी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जैसे मैं हूँ तो मेरे अगेंस्ट आकर तुम बोलो, ठीक है। तो लोग तो छोड़ेंगे नहीं इतना अच्छा मौका। तो उसी तरह मो जेदांग बोलते हैं आओ और अपने रिजीम की क्रिटिसिज्म करो, अपना ओपिनियन दो, ओपन आके एक्सप्रेस करो कि तुमको गवर्नमेंट की क्या चीज़ पसंद नहीं है। बस स्टूडेंट और इंटेलेक्चुअल्स आते हैं बोलने लगते हैं, अब इनको लगा। और इस कैंपिंग को बोला जाता है लेट ए 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 1956 में, याद रखो एग्जाम में आता है। अब इनको लगा मो जेदांग को कि बाप रे ये लोग तो कितना मेरे मेरे लिए जहर भरा हुआ है। तब इन्होंने 1958 से 1962 तक का 1958 से लेकर 1962 तक का इन्होंने एक कैंपिंग लॉन्च किया जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है। ग्रेट 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 लीप फॉरवर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ग्रेट ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या होता है कि इसको कल्चरल रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था 1966 से, नहीं एक मिनट, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन, अच्छा ग्रेट लीप फॉरवर्ड अलग है और यहाँ पे ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन अलग है, ठीक है। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड में यही कैंपिंग किया गया था इसी के अगेंस्ट, जो 100 फ्लावर एंड ब्लॉसम है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लोग अब स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स आके गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले थे कि गवर्नमेंट ने ही परमिशन किया बोलने के लिए, फिर गवर्नमेंट ही क्या कर रही है उनके लिए कैंपिंग स्टार्ट कर रही है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड उसी के अगेंस्ट में उन्होंने स्टार्ट किया कि अब तुम लोग जो बोल रहे थे ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनको जेल में डाल दे रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद 1966 से लेकर 1976 तक का कल्चर रिवोल्यूशन होता है जिसको मो जेदांग लॉन्च करवाते हैं, ठीक है। कल्चर रिवोल्यूशन में इन्होंने क्या बोला था कि चिल्ड्रन आर द मास्टर द न्यू सोसाइटी, चिल्ड्रन जो होंगे वो न्यू सोसाइटी के मास्टर्स होंगे। ओनली पुअर पीजेंट कैन बी मच द बेसिक फोर्स टू बी रिलाइड ओपन फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म, जैसे पीजन होंगे ना उन्हीं के लिए बेसिक जो चीज़ है उनको मिलेगा लैंड रिफॉर्म वगैरह। फ्यूडल डोमिनेशन, मैरिज और बारबरिक और इनह्यूमन इंस्टीट्यूशन आए के अगेंस्ट लड़ा गया था। किसके अगेंस्ट? फ्यूडल डोमिनेशंस, मैरिज, बारबरिक, इनह्यूमन इंस्टीट्यूशंस। दिस आइडिया वेयर पार्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी जो इम्फेसिस करता है यूथ के इम्पोर्टेंट। यहाँ पे यूथ पार्टिसिपेट करता है और पीजेंट्री भी, ठीक है। यूथ कौन होता है? यंग स्टूडेंट होते हैं जो जिसको मिलिटेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं माओ का रेड गार्ड। माओ ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था लिटिल रेड बुक, ठीक है, लिटिल रेड बुक। माओ बोलते हैं, उनका कोटेशन देखो कि माओ बोलते हैं कि ऑल पॉलिटिकल पावर केम फ्रॉम द बैरियर ऑफ कम, जितने भी पॉलिटिकल पावर है वो गन के बंदूक से निकलती है। रिवोल्यूशन जो है वो कोई डिनर पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पावर वर्क करता है लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क, जितने भी इकोनॉमिक वर्क होते हैं ना उसमें जिंदगी खून के जैसा काम किया जाता है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल वर्क एक ऐसा है कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में खून खून जैसा होता है, ठीक है। विपिंग जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वार में, इसके बिना दूसरे को डिसीव नहीं कर सकते। इनका बुक का नाम है गुरिल्ला वारफेयर, ऑन प्रैक्टिस, ऑन कॉन्ट्रोडिक्शन, ऑन प्रोटेक्टेड वार, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन पीपल डेमोक्रेटिक रूल। माओ जेदांग जो है इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन दिया था। ये बोलते हैं कि जब कॉन्ट्रोडिक्शन होता है तो एंटागोनिस्ट और नॉन एंटागोनिस्ट के बीच में होगा, ठीक है। बोले कि एंटागोनिस्ट जो होंगे, एंटागोनिस्ट जो कॉन्ट्रोडिक्शन होंगे ये हॉस्टाइल्स क्लास होंगे, दुश्मन क्लास जो कि ओपोजिंग होंगे इंटरेस्ट के, ठीक है। या ये ऑनरशिप और प्रोडक्टिव फोर्स होंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पे जो लड़ाई होगी ना, कॉन्ट्रोडिक्शन होगी ना, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर के बीच में होगी। एंटागोनिस्ट में लड़ाई कैपिटलिस्ट क्लास, बोले
सोसाइटी में दो तरीके से रिवोल्यूशन होगा, एक एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रोडिक्शन, एक नॉन एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रोडिक्शन एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो रिवोल्यूशन होगा कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में होगा, जो कि मेन है, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम में फिर होगा तुम्हारा फ्यूडल लॉर्ड और सर्फ के बीच में, ठीक है। लेकिन नॉन एंटागोनिस्ट में क्या बोल रहा कि नॉन एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रोडिक्शन कोई बड़ा वाला लड़ाई नहीं है, यहाँ पे सिंगल क्लास एमंग पीपल अपने अपने आपस में जो लड़ाई करेंगे, वर्कर अपने में लड़ रहे, किसान आपस में लड़ाई कर रहे, तो उसको बोलेंगे नॉन एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रोडिक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन इंक्लूड है, जैसे कि कॉन्ट्रोडिक्शन लोगों के बीच में कॉन्ट्रोडिक्शन होने लगा, है ना। जहाँ पे 10 लोग रहते तो आपस में लड़ाई होता ही है, ठीक है। मौजेदांग भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है ना कि समझ में नहीं आ रहा, किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया बोलो तो। समझ आ रही। अच्छा हाँ दी। हाँ ये ना, अंजलि को भी ना, चलो ठीक। 2 बचा हुआ, एक आना हरन थे, एक जॉन लॉक, कल भी 2 ही बोले, होगा जॉन लॉक यहाँ। मेरा जो बुक डिलीट हुआ है ना, बड़ी इसका लेके दिमाग खराब हो रहा था। आ गया जॉन लॉक भी आ गया। एक्चुअल में जॉन लॉक का बहुत सारा ये भी लिखा हुआ था ना, इसमें नहीं लिखा है, इसमें मैं डर रही हूँ पकड़वाने से। 2 ट्रीटीज है, लॉ एंड क्रिटिसिज्म है, ओके ओके ओके, चलो ठीक। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। जॉन लॉक जो है ये इनलाइटमेंट थिंकर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और ये किस टाइम लिखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे कि जॉन लॉक किस टाइम लिखते थे, तो जब ग्लेडियस रिवोल्यूशन होता है 1688 में, तब वो लिख रहे थे। ग्लेडियस रिवोल्यूशन में बताते हैं कि किस तरह ब्रिटेन में एब्सोल्यूट मोनार्की से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से एब्सोल्यूट मोनार्की आ जाती है, सॉरी एब्सोल्यूट मोनार्की से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ जाती है, और ये ग्लोरियस रिवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक बुक है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ये बोलते हैं कि मेरा जो स्टेट ऑफ नेचर है, यहाँ पे जो लोग होंगे बहुत ही पीसफुल होंगे, म्यूचुअल असिस्टेंस करेंगे एक दूसरे का, गुड विल होंगे। स्टेट ऑफ नेचर में जो मेरे लोग होंगे उनको लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी मिला हुआ होगा। 3 तरह का नेचुरल राइट जो है लोगों को मिलेगा स्टेट ऑफ नेचर में। ये जो नेचुरल राइट है ये इनएलिएनेबल है और इनवॉयलेबल है। देख लो भाई, जो एलएलपी हुआ है इसके बिना इंसान नहीं रह सकता है। इनएलिएनेबल का मतलब इसके बिना इंसान नहीं रह सकता है, इनवॉयलेबल का मतलब कि इसके बिना इंसान जिंदगी गुजार ही नहीं सकता है, ठीक है ना। लेकिन 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 क्या बोल रहा है, हम 3 चीज पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग है वो कैसे हैं, पीसफुल है, म्यूचुअल असिस्टेंट है, गुडविल है ना। लेकिन बात क्या है कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग रहते हैं, जो इंडिविजुअल रह रहे हैं, उनको 3 तरह का नेचुरल राइट मिला हुआ, एलएलपी मिला हुआ। क्या इस एलएलपी के बिना इंसान रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग रहते हैं उसको गवर्न कौन करता है? ये क्वेश्चन आता है कि पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर में आर गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। यहाँ 3 क्वेश्चन बनेगा अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन आया हुआ अभी देख लो, लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर, जैसे हम लोग हॉब्स का पढ़े थे तो पढ़े थे प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल दोनों है, लेकिन लॉक का जो भी स्टेट ऑफ नेचर वो सिर्फ प्री पॉलिटिकल है। देख लो सिर्फ प्री पॉलिटिकल, प्री सोशल नहीं है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे सोशल वाली जिंदगी आ रही है, सोसाइटी लाइफ जीने के लिए आ रही है, कैसे हम लोगों को सोशलाइज होकर जीना है, लेकिन पॉलिटिकल के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो बोले कि भाई इतना अच्छा स्टेट ऑफ नेचर था, स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को गवर्न कर रहा था, स्टेट ऑफ लॉ है ना, लॉ ऑफ नेचर, तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का? बता रहा है क्योंकि बोल रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर में absence ऑफ ए कॉमन ऑथोरिटी लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। बोला अगर स्टेट ऑफ नेचर में कभी कोई लड़ाई होता था, उसको सॉल्व करने के लिए कोई ऑथोरिटी नहीं था, तो बताइए भाई लड़ाई तो होगा। लड़ाई बढ़ते 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 एक दिन लड़ाई हो गया। जब लड़ाई हुआ तो बोला कि तब लोगों ने बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया और जितना भी अपना पावर है सबको ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट को, सिर्फ 3 राइट छोड़कर। तो इस तरह क्या किया गया कि जॉन लॉक बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गवर्नमेंट के काम को सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। लेजिस्लेचर का काम होगा कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होगा एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी काम होगा इंटरप्रिटेशन होगा। तो इस तरह इन्होंने क्या किया, पावर को सेपरेशन कर दिया, ठीक है। और राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर फंडामेंटल एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू गिवन अप। सब चीज सब राइट दे दिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जब हम सब राइट दिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे लिए 3 चीज
3 इंस्टीट्यूशन बनाया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर हमारे लिए लॉ बनाएगी, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में यही तो था नहीं जो क्या बनाया गया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये बना कैसे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बना, है ना। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसी को बोलेंगे आइडिया ऑफ सेपरेशन, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी का काम है क्या है? एडजुडिकेट करना, ठीक है ना। हमने सारा राइट दे दिया, लेकिन 3 LLP नहीं दूंगा मैं, किसी को नहीं ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और मेरी बात, जॉन लॉक जो है इन्होंने दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट, देख लो। बोले कि पॉलिटिकल ऑथोरिटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नर। अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जॉन लॉक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड या लिमिटेड गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं गवर्नमेंट पावर इज लिमिटेड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल। गवर्नमेंट का पावर बस, गवर्नमेंट को बस इतना ही पावर दिया गया है कि वो सिर्फ लॉ का तभी यूज करे, कॉन्स्टिट्यूशन को तभी यूज करे जब किसी इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करना हो, ठीक है। तो बस इतना ही काम, आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, कोई अपना पर्सनल रंजिश निकालने के लिए आप अपने यूज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर लिमिट दिया है। इन्होंने बोला कि जब लोगों को पसंद नहीं आएगा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो पीपल हैव द राइट टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट एंड फेल टू प्रोटेक्ट देयर राइट। अगर गवर्नमेंट का लोगों का जो LLP है उसको प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट फेल हो जाती है, तब क्या जाएगा? तब आम लोग जो है वो रिवोल्यूशन करेंगे, और रिवोल्यूशन करके गवर्नमेंट को फेंक देंगे। फिर उन्होंने बोला कि जॉन लॉक बोलते हैं कि लोगों के अंदर टॉलरेशन होनी चाहिए। जब आप एक स्टेट पे रहते हैं तो आपको दूसरे की भी रिलीजन्स एंड कल्चर को टॉलरेट करना पड़ेगा। लॉक प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। लॉक बिलीव करते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी से पहले आया है। इंडिविजुअल हैव ए नेचुरल राइट टू ओन प्रॉपर्टी। लेबर एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज ए ड्राइव फ्रॉम द वन लेबर व्हेन इंडिविजुअल मिक्स देयर लेबर। ये बोले कि भाई अगर एक जमीन का एक प्लॉट है जो खाली, और एक इंसान आके यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर करता है, तो वो जमीन उसका हो जाता है क्योंकि उसने लेबर को मिक्स किया है, ठीक है ना। तो इन्होंने लेबर थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट दिया। एग्जाम में कोई पूछेगा कि लेबर थ्योरी किसने दिया, तो जॉन लॉक ने दिया, ठीक है। ये क्या बोल रहे देख लो कि जब एक इंडिविजुअल मिक्स करता अपने लेबर को किसी भी रिसोर्स में, तो वो नेचुरल होता है। लेकिन जब वो क्रिएट करता है उसमें प्रॉपर्टी, कल्टीवेशन या कोई क्रिएटिंग गुड करता है, तो वो इस इंसान का हो जाए क्योंकि उसने अपना प्राइवेट को इन्वॉल्व किया। जॉन मार्क्स एक इम्प्रेसिव थे। क्यों इम्प्रेसिव थे? क्योंकि ये बोलते थे कि ह्यूमन का जो माइंड है वो ब्लैंक स्लेट होता है, तबला रशा होता है, लेकिन ये कैसे चेंज होता है? आस्ते आस्ते कर नॉलेज पाकर वो चेंज हो जाता है। बोले इंसान जो है ना, एक्सपीरियंस से हर चीज़ सीखते हैं, हर चीज़ एक्सपीरियंस से। तो अभी इंसान एक्सपीरियंस नहीं किया होता, जितना एक्सपीरियंस हो रहा है उतना वो सीख रहा है, ठीक है। इन्होंने जो बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एक ट्रीटी में बोलते फिल्मर को उड़ा देंगे और दूसरे ट्रीटी में हॉब्स को बोलते हैं, क्योंकि हॉब्स ने और फिल्मर ने जो थ्योरी दिया था वो गलत था, ये जॉन लॉक बोलते हैं। जॉन लॉक बोलते हैं फेमसली एज डेट ऑल गवर्निंग इज फिड्यूसरी। एग्जाम में क्वेश्चन अभी लाया था ना कि फिड्यूसरी ट्रस्ट किसने दिया है, अभी क्वेश्चन था ये जॉन लॉक ने। ये क्या है? जितने भी गवर्नमेंट होंगे वो फिड्यूसरी होंगे, इसका मतलब है कि ट्रस्ट, सब पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसी को बोलेंगे फिड्यूसरी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिर्फ आना हराना बाकी और कुछ नहीं, वो मैं एक ही बचा हुआ फौरन करके हटा दूंगी। आज क्लास में यहीं तक रख रही हूँ, मेरे सर बहुत दर्द कर रहा है। तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? मैं